वेलकम टू इंटेलेक्टिव केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगली कड़ी पढ़ेंगे, जो कि हमारा है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मतलब HPLC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल होता है। यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट्स के बारे में कैरेक्टराइजेशन करना हो, उसके पीक ज्ञात करनी हो, या कि उस किस मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, उन सब के बारे में डिटेल्स हम HPLC से आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। HPLC, व्हाट इज़ HPLC? सो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, or commonly known as the HPLC, is an analytical technique used to separate, identify and quantify each component in a mixture। तो HPLC एक ऐसा एनालिटिकल टेक्निक मेथड है जिसके द्वारा कंपोनेंट और मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है, और वो करता है किसी भी मिक्सचर में। ओके, now next point is the mixture is separated using the basic principle of column chromatography and then identified and quantified separately। ये भी क्या करता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बेसिक प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है और उसी बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिफाई करता है। ठीक है। In 1960s, the column chromatography (LC) liquid chromatography with its low pressure suitable glass column was further developed to the HPLC with its high pressure adapted metal column। तो 1960 में क्या था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो किया जा सकता था वो लो प्रेशर के साथ, जो हमारा उस टाइम ग्लास कॉलम अवेलेबल था उस पर किया जा सकता था, और लो प्रेशर के साथ। और उसके बाद उसको डेवलप किया गया HPLC को एट हाई प्रेशर पर करने के लिए, तो मेटालिक कॉलम यूज़ किया जाने लगा, तो वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का कॉलम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है। HPLC इज़ दस बेसिकली अ हाईली इम्प्रूव्ड form of the column liquid chromatography instead of a solvent being allowed to drip through a column under the gravity. It is forced through under the pressure of the up to 400 atmospheres। मतलब क्या बोल रहे हैं, HPLC बेसिकली हाईली मॉडिफाइड होता है या हाईली इम्प्रूव्ड फॉर्म होता है किसका, कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ पे क्या होता है कि ड्रिप बाय ड्रिप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं किया था, जो कि सिंपली कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में किया जाता था। यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि 400 एटमॉस्फेयर के बराबर का फोर्स होता है, और वो मेटालिक कॉलम के अंडर में पास किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा HPLC का एक वर्किंग फिगर दिया हुआ है। तो एक सैंपल देख रहे होंगे, यहाँ पे सैंपल मिक्सचर या सॉल्वेंट जो हम बोलते हैं, सॉल्वेंट हम यहाँ से जो यूज़ करेंगे, जो मोबाइल फेज होगा, और एक पंप के थ्रू हम हाई प्रेशर वहाँ जनरेट करते हैं और एक पॉइंट पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंजेक्टर जो होता है सैंपल को लोड करता है, जो कि हमारा कंपोनेंट हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, या किसी के बारे में क्वांटिफिकेशन देखना है, किसी प्रोडक्ट को देखना है, किसी रिएक्शन को मॉनिटर करना है, तो उस सैंपल को हम यहाँ से इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक, अब ब्लू कलर में जो हमें ये दिख रहा है, ये हमारा है मेटालिक कॉलम। ओके, तो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है और अंडर प्रेशर, जो कि लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 400 एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर जनरेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस पम्प। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किया जाता है तो अंदर हमारा एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है, और यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक मोबाइल फेज हमारा मूव करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दियर सॉल्युबिलिटी और दियर एफिनिटी और दियर बाइंडिंग एबिलिटी, जो भी उस सैंपल का होगा, या तो मोबाइल फेज के साथ होगा या फिर स्टेशनरी फेज के साथ होगा, किसके साथ होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेपरेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे डिटेक्टर होता है, जो पहले जाता है उसको डिटेक्ट करना होता है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, PC होता है, जहाँ पे उस डेटा का एक्विजिशन किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको एक प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जितना पीक मिलता है, दैट मीन्स दैट मिक्सचर कंटेंट दैट मेनी सैंपल दैट मेनी कंटेंट। ओके, तो वहाँ पे जो हमारा पीक आ गया, उसके बाद जो हमारा लिक्विड बच जाता है वो हमारा वेस्ट में निकल जाता है। तो ये एक तरह से हमारा क्या हुआ, वर्किंग HPLC होता है। ये सिस्टम हमको अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम HPLC को बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC का प्रिंसिपल क्या होता है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है द प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस
इन ए सेपरेशन कॉलम बिटवीन स्टेशनरी एंड अ मोबाइल फेज। प्योरीफिकेशन स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में ही होगा। द स्टेशनरी फेज इज अ ग्रैनुलर मटेरियल विद वेरी स्मॉल पोरस पार्टिकल इन अ सेपरेशन कॉलम। यहाँ पे स्टेशनरी फेज कैसा होगा, हमारा पोरस होना चाहिए, पार्टिकल होना चाहिए, और क्या होता है वहाँ पे वेरी फाइन पार्टिकल होना चाहिए, और वो सेपरेशन कॉलम में क्या होता है, स्टिक होता है, यहाँ पे स्टेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द मोबाइल फेज ऑन द अदर हैंड इज अ सॉल्वेंट और द सॉल्वेंट मिक्सचर विच इज़ फोर्स्ड एट हाई प्रेशर थ्रू द सेपरेशन कॉलम। यहाँ पे मोबाइल फेज जो होता है हमारा, दूसरी तरफ क्या होता है, सॉल्वेंट हो सकता है, प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्सचर। ओके, तो वहाँ पे उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को उस कॉलम के अंदर हाई प्रेशर के साथ इंजेक्ट किया जाता है और उसी के दौरान वहाँ पे सेपरेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हम जो मोबाइल फेज में यूज़ करते हैं जनरली हमारा DMF होता है या वाटर होता है, एसिडिफाइड या DMF, दोनों एसिडिफाइड होते हैं, दोनों में हम TFA ऐड करते हैं, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वाया अ वाल्व विद ए कनेक्टेड सैंपल लूप that is a small tube or a capillary made up of stainless steel. The sample is injected into the mobile phase, flow from the pump to the separation column using a syringe. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी वॉल्व के थ्रू जो कि एक वहाँ पे लूप कनेक्टेड होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है, वहाँ से मोबाइल फेज हमारा मूव करता है और वहीं पे हम अपने सैंपल को सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से इंजेक्शन होता है, या तो मैनुअल हम कर सकते हैं या फिर वो ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम सैंपल रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंजेक्टर के थ्रू क्या होता है, माइक्रोलीटर के अमाउंट में ले लेता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्सिक्वेंटली द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सैंपल माइग्रेट थ्रू द कॉलम एट अ डिफरेंट रेट बिकॉज दे आर रिटेन टू अ वेरिंग डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। अब क्या बोल रहे हैं, जो हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट है उस सैंपल मिक्सचर में वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू देयर रेट, वो अपना रेट है जिसके थ्रू माइग्रेट करता है, क्या होता है कि उसका इंटरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ अलग अलग इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल उसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ है तो वो लेट में रिजॉल्व होगा, और मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ इंटरेक्शन किसके साथ है, स्टेशनरी फेज के साथ या फिर मोबाइल फेज के साथ। आफ्टर लीविंग द कॉलम द इंडिविजुअल सब्सटेंस आर डिटेक्टेड बाय द सुटेबल डिटेक्टर and passed on as a signal to the HPLC सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। अब एक इंडिविजुअल हमारा कॉलम से बाहर आता है, वो एक सुटेबल डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट को ऑब्जर्व किया गया है, और वो डेटा जो एक्विजिशन होता है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के पास कन्वे कर दिया जाता है, और बाकी हमारा उस सॉफ्टवेयर जो होता है उसको एक्विजिशन करता है, कौन सा डेटा है वो प्लॉट करता है पीक के फॉर्म में, दैट विल शो, दैट विल इंडिकेट दैट पीक कंटेन दैट वन कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एट द एंड ऑफ दिस ऑपरेशन और द रन अ क्रोमेटोग्राम इन HPLC सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर इज ऑब्टेन्ड। अंत में हमको एक क्रोमेटोग्राम मिलता है जो कि सॉफ्टवेयर पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीक के फॉर्म में हमको मिलता है। The chromatogram allows the identification and the quantification of the different substances। यहाँ पे हम उस क्रोमेटोग्राम को देख के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, हमको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हमको एक मोबाइल फेज सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमको एक HPLC पंप चाहिए, इंजेक्टर चाहिए, और सैंपल जो हमको लोड करना है वो चाहिए, HPLC कॉलम चाहिए। कॉलम की साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं हमें कौन सा कॉलम रन कराना है। उसके बाद हमको एक पर्टिकुलर डिटेक्टर चाहिए। ठीक, अब डिटेक्टर के बाद हमको एक कंप्यूटर चाहिए दैट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर वहाँ पे जो कि डेटा का एक्विजिशन करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको ड्रॉ करता है। ठीक, और हमको एक वेस्ट बॉटल चाहिए। तो इतनी चीज़ें हमको चाहिए। ये तो हमारा वर्किंग इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाता है, बट रियल में हमको ये कैसे दिखता है, आइए मैं दिखाता हूँ उसका फिगर। एक ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, मतलब कि ये चीज़ें होती हैं रियल HPLC, हमको लुक लाइक ऐसा दिखता है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक कंप्यूटर हो गया, और ये हमारी जो मशीन खड़ी है इसके अंदर यहाँ पे कॉलम लगी होती है, यहीं पे इंजेक्टर लगा होता है, ऊपर पंप लगी होती है, और इसी के ऊपर हम बॉटल का, सॉल्वेंट का बॉटल रखते हैं।
जहाँ पे हमारा मोबाइल फेस अवेलेबल होता है। ठीक, चलिए, और नीचे हमारा डिटेक्टर होता है, यहाँ से डिटेक्ट करके हमारा सॉफ्टवेयर के पास क्या होता है, उस डेटा को कन्वे करता है, पास कर देता है। ठीक, इसके अंडरनीथ में हमको एक वेस्ट निकलता है, वेस्ट बॉटल होता है, वो फिगर में नहीं दिख रहा है, दैट इज़ अनदर पार्ट, बट एक्चुअल में हमको HPLC जो लैब में हमको कर देखने को मिलता है वो इस तरह से दिखता है। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट है पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमको जरूरत पड़ता है वो किसका होता है, पंप का। पंप को बात समझ ही रहे होंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द HPLC लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पंप सिस्टम। चलिए, द पंप इज द पोजिशन इन द मोस्ट अपर स्ट्रीम ऑफ द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम एंड जनरेट्स अ फ्लो ऑफ इल्यूएंट फ्रॉम द सॉल्वेंट रिजर्वायर इनटू द सिस्टम। पंप हमारा टॉप पे होता है और वो क्या काम करता है, जो भी हमारा मोबाइल फेस का सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्सचर हमने उसके ऊपर रखा हुआ है उसको फ्लो कराता है विथ प्रेशर, किसमें, कॉलम में हमारे। ठीक, हाई प्रेशर जनरेशन इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द पंप बिसाइड्स विच it should also be able to provide a consistent pressure at any condition and controllable and reproducible flow rate। ठीक, पंप का काम क्या है हमारा यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड प्रेशर मेंटेन करना, कंटिन्यूस प्रेशर, और जिसको हम कंट्रोल कर सकें, हमको कितना प्रेशर देना है। हमने एग्जांपल दे दिया कि 400 प्रेशर के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हम सॉल्वेंट को मूव कराते हैं या फ्लो कराते हैं थ्रू कॉलम। तो हमको उस टाइम हो सकता है कि हमको 400 एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं चाहिए, 200 चाहिए, तो उस पंप से हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना प्रेशर हमको देना है, और उसका फ्लो रेट भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं, और जितना हमें चाहिए उतना फ्लो रेट हम उस पंप के थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं, उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट पंप्स यूज्ड इन करेंट LC system generate the flow by back and forth of the motion of a motor driven piston. Because of this motion, piston is also produce the pulse। यहाँ पे मोटर क्या करता है, हमारा पंप जो होता है एक पल्स जनरेट करता है पीछे से और आगे की तरफ, दोनों तरफ मोशन करता है बाय पुशिंग और पुलिंग द पिस्टन। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है इंजेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इंजेक्टर क्या होता है, जहाँ से हम सैंपल को लोड करते हैं। ठीक, चलिए, इंजेक्टर क्या होता है, एन इंजेक्टर इज अ प्लेस नेक्स्ट टू द पंप। पंप के ठीक नीचे जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, इंजेक्टर होता है। ओके, द सिंपलेस्ट मेथड इज टू यूज़ अ सिरिंज। पहला तो सबसे सिंपल होता है, सिरिंज यूज़ कर लें, एंड द सैंपल इज इंट्रोड्यूस टू द फ्लो ऑफ द इल्यूएंट। हम वहाँ पे डायरेक्ट सिरिंज के थ्रू उस फ्लो में, जो हमारा सॉल्वेंट का फ्लो है, वहीं पे हम डायरेक्ट उसको एंटर कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, एंड देन मोस्ट वाइडली यूज द इंजेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग लूप। वहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील का लूप लगा हुआ है उस लूप पे हमारा इंजेक्शन मेथड बेस्ड होता है। हम क्या करते हैं, अभी हमारा ऑटो सैम्पलर होता है, वहाँ पे हम एक वायल में रख देते हैं, इंजेक्टर अपने आप जाता है वहाँ से, जितना अमाउंट हम सॉफ्टवेयर में फिक्स करते हैं कि 2 माइक्रोलीटर लेना है, 3 माइक्रोलीटर लेना है, 10 माइक्रोलीटर लेना है, वो उसी गिवन डायरेक्शन के थ्रू अपना सैंपल को इंजेक्ट करता है। ठीक, द यूज ऑफ द ऑटो सैम्पलर मीन्स ऑटो इंजेक्टर सिस्टम इज ऑल्सो वाइडली यूज दैट अलाउज द रिपीटेड इंजेक्शन इन अ सेट ऑफ शेड्यूल्ड टाइम। ठीक, तो यहाँ पे कहता है आजकल ऑटोमेटिक मशीन आती है, आप सैंपल को बस रख दीजिए, कमांड दे दीजिए, उतना सैंपल वो इंजेक्ट कर लेगा अपने आप। ठीक, चलिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉलम। कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केयर के साथ इसको हैंडल किया जाता है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील का हो या फिर ग्लास का हो। तो हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं विद हाई प्रेशर पे, तो ग्लास का यूज़ नहीं करते हैं, केवल स्टेनलेस स्टील का जो हम कॉलम यूज़ करते हैं तो उसको बहुत ही केयर के साथ, क्योंकि बहुत फाइन होता है, अंदर एक बार गिरने के बाद क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो बेकार हो गया। ठीक, चलिए, तो पहला पॉइंट है इसमें, द सेपरेशन इज परफॉर्म्ड इनसाइड द कॉलम। कॉलम के अंदर ये सेपरेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। द रिसेंट कॉलम आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन अ स्टेनलेस स्टील हाउसिंग इंस्टीड ऑफ ग्लास कॉलम। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की हाउसिंग की जाती है, स्टेनलेस स्टील का प्रिपेयर किया जाता है, ग्लास के बिना। इसमें ग्लास का कोई यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हाई प्रेशर का काम कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे ग्लास क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट देखते हैं, द पैकिंग मटेरियल जनरली यूज्ड इन अ सिलिका और अ पॉलीमर जेल कंपेयर टू द कैल्शियम कार्बोनेट एंड द इल्यूएंट यूज्ड फॉर द LC वेरीज फ्रॉम द एसिडी टू द बेसिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल है, जो कॉलम के अंदर हम कोटिंग करते हैं या उसकी पैकिंग करते हैं, वहाँ पे सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर पॉलीमर जेल यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में।
ओके। और जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं मोबाइल फेस, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो भी सॉल्वेंट होगा एसिडिक टू बेसिक वैरी करता है। मैंने बताया अभी मैंने एसिडिक पे काम किया जहाँ पे हम TFA यूज़ करते हैं प्लस TFA और DMF के साथ, ठीक है, और या फिर वाटर यूज़ करते हैं वहाँ पे TFA के साथ, ठीक है। तो हमने एसिडिक यूज़ किया था, हमने बेसिक के बारे में पता नहीं, लेकिन एसिडिक यूज़ किया हुआ, बेसिक मीडियम भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉलम हाउसिंग इज मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील सिंस द स्टेनलेस इज टॉलरेंट टूवर्ड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स। स्टेनलेस स्टील का बनाने का एक रीज़न ये भी है कि वो लार्ज वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स को वैरी कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है, वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या काम करता है, हमारा जो कॉलम के बाद जो सैंपल निकलता है, जो कंपोनेंट हमारा इंडिविजुअल बाहर निकलता है, उसको डिटेक्ट करता है कि पर्टिकुलर ये कौन सा कंपोनेंट है, ठीक। पहला पॉइंट है इसमें सेपरेशन ऑफ एनालाइट्स इज परफॉर्म्ड इनसाइड द कॉलम वेयर एज अ डिटेक्टर इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्टेन्ड सेपरेशन। तो हमारा जो सेपरेशन ऑब्टेन्ड हुआ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का डिटेक्टर होता है, ठीक। द कंपोजिशन ऑफ द इल्यूएंट इज कंसिस्टेंट व्हेन नो एनालाइट इज प्रेजेंट while the presence of the analyte change the composition of element. What detector does is to measure these differences. तो यहाँ पे डिटेक्टर क्या करता है, एलिमेंट जो होता है कंसिस्टेंट फ्लो जो होता है हमारा विदाउट एनालाइट और विद एनालाइट के बीच का जो पीक होता है उसको ऑब्जर्व करता है और वहीं पे इस डिफरेंसेस को दे के हमारा पीक देता है, जो इंडिकेट करता है कि हमारा पर्टिकुलर ये कौन सा कंपोनेंट है। And these differences is monitored as a form of the electronic signal and these are different types of detector availables. तो यहाँ पे जो हमें डिटेक्टर अवेलेबल कराता है डेटा को, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में होता है जो कि प्लॉट किया जाता है हमारा सॉफ्टवेयर के द्वारा उस कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मार्केट में इसमें डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर का काम क्या होता है, द चेंज इन इवेंट डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड दस इट इज़ स्टिल नॉट विजिबल टू आवर आइज। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तो मिल गया लेकिन ये हमको दिखेगा कैसे, क्योंकि सिग्नल तो हमको विजिबल निकट आई से दिखता नहीं है। सो इन ओल्डर डेज द पेन पेपर चार्ट रिकॉर्डर वॉज पॉपुलरली यूज्ड बट नाउ डेज अ कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोसेसर इंटीग्रेटर इज मोर कॉमन। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि पेपर पेन का चार्ट पेपर रिकॉर्डर होता था जो कि वो रिकॉर्ड करता था, उस टाइम बहुत फेमस था। बट आज के समय में कंप्यूटर के जनरेशन में क्या होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो आजकल हम जो रिकॉर्डर यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर पे होता है जिसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और वहाँ पे उस सिग्नल को इंटीग्रेट करके प्रोसेसर हमारा डेटा का एक्विजिशन करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसर फ्रॉम अ सिंपल system consisting of inbuilt printer and word processor, while those with software that are specifically designed for the LC system, which not only the data acquisition but features like a peak fitting, baseline correction, automatic concentration calculation, molecular weight determination, etc. आजकल हमारा जो मार्केट में प्रोसेसर आता है उस डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को मॉनिटर करने के लिए, तो वो एक सिंपल सॉफ्टवेयर होता है। उसके साथ साथ प्रिंटर का सॉफ्टवेयर भी उसमें इंस्टॉल्ड होता है और एलसी के साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। जो भी डेटा एक्वायर होता है वहाँ पे पीक फिटिंग से लेके बेस लाइन करेक्शन, ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन कैलकुलेशन और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन सब काम एक साथ होता है। तो सिंपल होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ पे हम बहुत सारा एनालिसिस एक साथ बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है डीगैसर। डीगैसर क्या होता है, द एलिमेंट यूज्ड फॉर द एलसी एनालिसिस में कंटेन द गैसेज सच एज ऑक्सीजन दैट आर नॉन विजिबल टू आवर आइज। तो क्या होता है, जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, नाइट्रोजन की गैस हो सकती है, बबल्स हो सकते हैं, जो कि हमको नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। So when gas is present in the element, that is detected as noise and causes an unstable baseline. यहाँ पे क्या होता है, उस गैस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है जो कि डीगैसर करता है, क्योंकि अगर उस एलिमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो कि हम एज अ मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं उसमें ये गैसेस प्रेजेंट रहें तो हमारा जो पीक मिलता है हमको, जो हमको प्लॉट मिलता है वो उतना क्लियर नहीं मिलता।
तो उस गैसेस का भी पीक आएगा जो कि नॉइज़ के फॉर्म में बेस लाइन पे इरेगुलरिटी मिलती है, वहाँ पे क्लियर बेस लाइन नहीं हो पाता है। तो डीगैसर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। डीगैसर यूजेज स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन ट्यूबिंग टू रिमूव द गैसेज। और डीगैसर में क्या होता है, स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन होता है जो उस गैस बबल्स को वहाँ से रिमूव करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द न्यूमरस वेरी स्मॉल पोर on the surface of the polymer tube allow the air to go through while preventing any liquid to go through the pores। अब क्या बोल रहे हैं, हमारा वहाँ पे वेरी स्मॉल पोर होते हैं, किस पे, उस मेम्ब्रेन के सरफेस पे, जो केवल वाटर को या उस सॉल्वेंट को अलाउ करते हैं, गैस बबल्स को उस पोर के थ्रू नहीं जाने देते हैं, उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो डीगैसर का काम यही है, बबल्स को डिस्ट्रॉय करना या उसको प्रिवेंट करना कि वो कॉलम में एंटर ना कर पाए, जिसको बाद में अगर वो बबल्स कॉलम से बाहर निकले और डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया तो वो एज अ नॉइस के फॉर्म में हमारा प्लॉट में मिलेगा, जो कि बहुत ही इरेगुलर दिखता है और हमको बहुत क्लियर पिक नहीं मिलती है। तो उस नॉइज़ बड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादा बबल्स हुआ तो उस नॉइज़ के अंदर पर्टिकुलर हमारा उस कंपोनेंट का जो कि हमारा डिज़ायरेबल सेपरेशन है वो भी उसके अंदर छिप जाता है। ठीक है, तो डीगैसर लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो होता है कॉलम हीटर, ये क्या करता है, कॉलम को हीट करता है, ऑलरेडी उसको एक्टिवेट करता है। तो द एलसी सेपरेशन इज ऑफन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलम टेम्परेचर। वहाँ पे कॉलम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो एक्टिवेट रहे। तो इसमें पहला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिपीटेबल रिजल्ट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप कंसिस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस। हमें रिपीटेबल रिजल्ट्स चाहिए तो उस कॉलम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना, मेंटेन करना, जो कंसिस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें हम रन कराते हैं वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो फॉर सम एनालिसिस सच एज शुगर और द ऑर्गेनिक एसिड्स बेटर रेजोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सच एज शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स जिसका एकदम क्लियर कट रेजोल्यूशन लेने के लिए जो कि सेपरेशन हम करते हैं उनके बीच में कम डिफरेंसेस हैं, इसकी सॉलिबिलिटी में डिफरेंस बहुत कम है, उनकी एफिनिटी में डिफरेंस कम है, उनकी बाइंडिंग एबिलिटी में कम है, उनकी मोबिलिटी में कम डिफरेंस है। तो उसको अलग करने के लिए क्या होता है, कभी कभी हमको हाई टेम्परेचर से 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको कॉलम रन कराना पड़ता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमको कॉलम को हीट करना पड़ता है, कॉलम हीटर बहुत ज़रूरी है। ठीक, दस द कॉलम आर जनरली केप्ट इनसाइड द कॉलम ओवन और कॉलम हीटर। इसीलिए वहाँ पे कॉलम को कॉलम हीटर के अंदर या कॉलम ओवन के अंदर रखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज इसमें टाइप ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC कितने टाइप की होती है। तो पहला होता है नॉर्मल फेज। नॉर्मल फेज में क्या होता है, यहाँ पे कॉलम पैकिंग इज पोलर। कॉलम जो होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल से मिल के बनता है, फॉर एग्जाम्पल सिलिका। एंड द मोबाइल फेज इज़ नॉन पोलर। मोबाइल फेज में कोई पोलैरिटी नहीं होती, मोबाइल फेज हमारा नॉन पोलर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और द सिस आइसोमर्स एंड द कायरल कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या होता है, हम जो कॉलम में पैकिंग कर रहे हैं, जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा पोलर होता है, मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। और ये वाटर बेस्ड कंपोनेंट के लिए यूज़ किया था, वाटर बेस्ड कंपाउंड्स के लिए, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं, और कायरल कंपाउंड्स के लिए हम इस तरह का फेज़ जो कि नॉर्मल फेज़ कहलाता है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रिवर्स फेज़। रिवर्स फेज़ में क्या होगा, जस्ट नॉर्मल फेज़ का उल्टा क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज़ है वो कैसा होगा, नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल C18 कॉलम यूज़ करते हैं, वो नॉन पोलर होता है। एंड द मोबाइल फेज इज़ वाटर प्लस मिसिबल सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पोलर और नॉन पोलर आयोनाइजेबल एंड आयोनिक सैंपल्स। ऐसे सैंपल जो पोलर होते हैं और नॉन पोलर आयोनाइजेबल और द आयोनिक सैंपल होते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, रिवर्स फेज HPLC का। ठीक है, कॉलम का नाम C18। चलिए नेक्स्ट हमारा है आयन एक्सचेंज। ये कैसा होता है, कॉलम पैकिंग कंटेन्स द आयोनिक ग्रुप्स एंड द मोबाइल फेज इज बफर। हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होता है, आयोनिक ग्रुप होता है, वहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट मोबाइल फेज हमारा ऑलवेज बफर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट द एनायंस एंड कटायंस। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ। अगर वो हमारा आयोनिक ग्रुप है तो आयनिक है तो कटायन को इंटरेक्ट करेगा,
कैटायनिक है तो एनान पार्ट को इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे हम सेपरेशन एनान और कैटायन का एक पर्टिकुलर सैंपल मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा साइज एक्सक्लूजन। साइज मीन्स साइज। तो व्हाट डिफ्यूजेज इनटू द पोर्स फॉर अ पोरस मीडियम एंड आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दियर रिलेटिव साइज टू द पोर साइज। उनका जो साइज है और पोर साइज उसमें डिफरेंट होता है। सो लार्ज मॉलिक्यूल इल्यूट फर्स्ट एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल इल्यूट लेटर। यहाँ पे जो बड़े साइज़ के हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी इल्यूट होते हैं, जल्दी कॉलम से बाहर आ जाते हैं, जबकि स्मॉलर मॉलिक्यूल वो स्टेशनरी फेस के साथ स्टिक हो जाते हैं, बाइंड कर लेते हैं, उनकी एफिनिटी बढ़ जाती है, तो वो क्या होते हैं कॉलम में लेट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉलम एक्सक्लूजन। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या क्या एप्लीकेशन है, आइए देखते हैं। द HPLC हैज़ डेवलप्ड इनटू अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड सो दैट इट फाइंड्स इट्स यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड द फार्मेसी। सो यहाँ पे आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सली केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर फार्मेसी में बोल रहे हैं। फार्मेसी के अलावा भी हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ले लेते हैं, या फिर बोटानिकल लैब में, जूलॉजिकल लैब में, तो वहाँ पे भी हमें HPLC को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका पहला एप्लीकेशन है एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, दूसरा है एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, एनालिसिस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंटल एनालिटिक्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्रग्स इन द बायोलॉजिकल मैट्रिसेस, isolation of the valuable products, water purification, pre-concentration of traces compounds, ligand exchange chromatography। तो इतना सारा बहुत सारा यूज़ है। आगे भी है हमारा इसका एप्लीकेशन क्या है, इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोडक्ट प्योरिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड फाइन केमिकल्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द बायोपॉलीमर्स सच एज द एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स, हाई पीएच एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये केमिस्ट्री के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री और जो फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी यूज़ है हमारा प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है, उसको क्वान्टिफाई करना है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ, सबका यूज़ यहाँ पे HPLC लेके यूनिवर्सली सबके साथ कॉस्मोपॉलिटन हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप एडवांटेजेस ऑफ HPLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज इसका है स्पीड, ये बहुत तेज़ी से रिजल्ट देता है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, और इसकी वर्सटाइल एंड एक्सट्रीमली प्रिसाइज व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द केमिकल कंपोनेंट्स। इसका एक्सट्रीमली प्रिसाइजनेस मतलब इसकी एक्यूरेसी की बात किया जाए तो ये लगभग बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन में हो या फिर क्वांटिफिकेशन में किसी भी केमिकल कंपोनेंट्स का। तो इस तरह से इसका एडवांटेज भी और उसका एप्लीकेशन भी दोनों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए एडवांटेज में क्या होता है कि हमारा ये समय बहुत बचा लेता है, किसी भी कंपोनेंट के लिए हम बहुत परेशान नहीं होते हैं। रिजल्ट मिल गया तो हम उसको ऑब्जर्व करके उसके मॉलिक्यूलर वेट को देख के जो भी इंटरेक्शन है वहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर सैंपल मिक्सचर में। चलिए हमने इसका एडवांटेज और एप्लीकेशन तो देख लिया, इसके बारे में बहुत कुछ देख लिया, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसका रियल में कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं इतना सारा यूज़ होने के बावजूद उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब क्या लिमिटेशंस है आइए देखते हैं। पहला लिमिटेशन है यहाँ पे कॉस्ट मीन्स कीमत। सो डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस HPLC कैन कॉस्टली रिक्वायरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक्स। तो यहाँ पे एडवांटेज के ऊपर अगर HPLC की बात किया जाए तो ये कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव क्वांटिटी ऑफ हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल तो वही है, बाकी एक HPLC नॉर्मली ले देते हैं तो उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा होती है। 25-30 लाख का एक HPLC जो नॉर्मल्स आता है लैब में हम यूज़ करते हैं तो वो खुद कॉस्टली है। दूसरी है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि बहुत सारा इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, इंजेक्टर, डिटेक्टर, हमारा जो डिटेक्टर के साथ साथ हमारा वहाँ पंप लगा हुआ, कॉलम लगा हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मैंने देखा है इसको, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हमारा जो लिमिटेशन है HPLC डज हैव द लो सेंसिटिविटी फॉर सर्टेन कंपाउंड्स एंड सम कैनॉट बी डिटेक्टेड एज दे आर इरिवर्सिबल एड्जॉर्बिड। क्या होता है यहाँ पे HPLC कभी कभी बहुत लो सेंसिटिविटी होता है और ये कंपाउंड्स कुछ कंपाउंड्स के साथ बहुत लो सेंसिटिविटी होता है जो कि उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है।
तो वो इरिवर्सिबली एड्जॉर्ब हो जाते हैं, बाहर निकलने के अलावा के बजाय वो कॉलम में ही स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लिमिटेशन है वो क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंसेज आर बेटर सेपरेटेड बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। हम कॉलम के थ्रू वोलाटाइल सब्सटेंसेज का कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब चलाएंगे तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो कॉलम से बाहर आने के बजाय वो कॉलम में ही स्टिक हो जाता है, वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो उस तरह से हमारी कॉलम भी बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाता है। तो वहाँ पे हम वोलाटाइल सब्सटेंसेस का जब भी हम HPLC कराना चाहते हैं या उसको सेपरेट करना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो कॉलम के बजाय हम वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके अच्छे से उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो HPLC के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इतना ही था हमारा HPLC के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें और बेल आइकन को जरूर सेट करें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट सबको मिल सके। और एक बात, आपके मन में इससे रिलेटेड या पिछले किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं अपने डाउट्स को, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसका आंसर करूँगा। और वहाँ से आप इस वीडियो का या पिछले किसी भी वीडियो का PDF फॉर्म में भी नोट्स अवेलेबल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।